उत्तरार्ध इकाई पद विज्ञान। मैं डॉक्टर प्रतिभा शुक्ला, सह आचार्य हिंदी। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको पद अथवा रूप विज्ञान इकाई के अंतर्गत पद परिवर्तन की दिशाओं की चर्चा करूंगी। जैसा कि आप जान चुके हैं कि कोई शब्द वाक्य में पद अथवा रूप धारण करके ही वाक्य में प्रयोग के स्तर पर आता है अथवा प्रयोग किया जाता है। इसी स्थिति को आगे बढ़ाते हुए मैं आज बात कर रही हूँ पद अथवा रूप परिवर्तन की दिशाएं, अर्थात पद परिवर्तन किन किन दशाओं अथवा रूपों में हमें भाषा में प्राप्त होता है। पद परिवर्तन मुख्यतः दो दिशाओं में होता है। पहला, प्राचीन रूपों का लोप अथवा गौण हो जाना, तथा दूसरा, नवीन रूपों का भाषा में आगम। अब मैं सबसे पहले चर्चा करूंगी पद परिवर्तन की पहली दिशा, प्राचीन रूपों का नाश अथवा प्राचीन रूपों का लोप अथवा प्राचीन रूपों का गौण हो जाना। भिन्न भिन्न पुस्तकों में भाषा विज्ञान की इनके अलग अलग शीर्षक मिलते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर तीनों ही शीर्षकों का उल्लेख करना उचित समझा। मैं यहाँ पर पुरातन रूपों का अथवा प्राचीन रूपों का नाश अथवा लोप की ही बात करूँगी। रूप परिवर्तन या रूप विकास की पहली दिशा भाषा वैज्ञानिकों ने लोप, गौण अथवा नाश की मानी है। जब भाषा में प्रयुक्त लंबे समय से कोई रूप बदल जाता है तो उसे कहते हैं पुराने रूपों का नाश, लोप या परिवर्तन। मानव का ये स्वभाव है कि जब किसी भाषा में पुराने तथा नए अनेक रूप एक साथ चलते रहते हैं तो वह पुराने तथा अपवाद रूप में प्राप्त रूपों को अपने मस्तिष्क के लिए बोझिल समझने लगता है, या उसका मस्तिष्क अनेक रूपों में एक रूप या किस रूप का वह प्रयोग करे उसकी समझ से बाहर होता है। परिणाम स्वरूप पुरातन रूपों का धीरे धीरे विनाश हो जाता है। उदाहरण के लिए यदि हम वैदिक भाषा पर दृष्टि डालें तो हमें ज्ञात होता है कि उसमें शब्द रूपों तथा धातुओं में बहुत अधिक विविधता थी, अर्थात एक ही अर्थ में अनेक रूप प्रचलित थे। आगे चलकर अर्थात वैदिक संस्कृत से संस्कृत भाषा जब लौकिक रूप में आई तो उसमें उपयुक्त रूपों में नियमों द्वारा एक रूपता लाई गई, जिससे अनेक वैदिक अपवाद रूपों का लोप हो गया। इसी तरह यदि हम अपनी भाषा की जननी संस्कृत भाषा को देखें तो हम देखते हैं कि संस्कृत में पूर्व में अकारांत शब्दों की बहुत अधिकता थी, किंतु इकारांत उकारांत शब्द भी थे, और इन अकारांत, इकारांत तथा उकारांत शब्दों के रूप भी भिन्न भिन्न थे। किंतु प्राकृत काल में इस भिन्नता को भी समाप्त कर दिया गया तथा इकारांत उकारांत शब्दों के रूप भी अकारांत जैसे ही होने लगे। दूसरे इस दिशा को समझने के लिए दूसरा मैं उदाहरण लेती हूँ। संस्कृत में चतुर्थी विभक्ति एक वचन तथा षष्ठी विभक्ति एक वचन के रूपों में पर्याप्त विभिन्नता थी, किंतु प्राकृत काल में इन दोनों ही विभक्तियों में शब्दों के रूप बिल्कुल ही समान हो गए। जैसे संस्कृत चतुर्थी एक वचन अकारांत पुत्र का पुत्राय, षष्ठी एक वचन पुत्रस्य, किंतु प्राकृत में चतुर्थी और षष्ठी एक वचन में पुत्र और पुत्रस्य रूप प्रचलित थे। इसी तरह अपभ्रंश में पुराने अर्थात संस्कृत प्राकृत के 8 कारक रूपों के स्थान पर केवल 3 ही प्रकार के कारक रूप मिलते हैं। पहले जो हमारे कारकों के रूप थे वह थे कर्ता, कर्म, संबोधन,
करण, अधिकरण, संप्रदान, अपादान तथा संबंध। किंतु अपभ्रंश तक आते आते इनके केवल 3 रूप ही प्रयुक्त होते हैं और अब आगे चलकर तो हिंदी में केवल 2 ही विभक्तियां रह गई हैं, पहली विकारी और दूसरा अविकारी। संस्कृत, प्राकृत और हिंदी के अतिरिक्त अन्य भारतीय भाषाओं में भी, जिसमें प्रमुखता अंग्रेजी आती है, अंग्रेजी की बली क्रियाओं के रूप बिना किसी नियम के चलने के कारण प्रायः विद्यार्थियों को स्मरण रखने में कठिन होते थे, जैसे गो, वेंट, गॉन, सिंग, संग, संग। बली क्रियाओं की तुलना में निर्बल अर्थात वीक क्रियाओं के रूप एक नियम से ईडी लगाकर चलते थे, अतः उन्हें स्मरण रखना सरल होता था, जैसे काल, काल्ड, काल्ड। परिणाम स्वरूप अंग्रेजी में बली क्रियाओं के रूपों का स्थान निर्बल क्रियाओं के रूप लेते जा रहे हैं। इसी प्रकार यदि हम देखें, जहां संस्कृत में 3 लिंग थे, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, और 3 वचन थे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लेकिन अब आधुनिक हिंदी भाषा में हम देखते हैं कि 3 वचन और 3 लिंग के स्थान पर केवल 2 ही लिंग प्रयुक्त हो रहे हैं, एक वचन और बहुवचन। इसी तरह संस्कृत में आत्मनेय पद और परस्मय पद में अब मुख्यतः परस्मय पद का ही प्रचलन है। इस तरह हम कह सकते हैं कि जब पुरानी भाषा में या भाषा के पुरातन रूप में जो एक ही शब्द के बहुत से रूप प्रचलित थे, उनके स्थान पर धीरे धीरे अब परिवर्तन होता जा रहा है और इसी आधार पर रूप परिवर्तन की पहली दिशा जो ठहरती है या भाषा वैज्ञानिकों ने रेखांकित की है, वह है पुरातन रूपों का नाश, पुरातन रूपों का लोप हो जाना या पुरातन रूपों का गौण हो जाना। रूप परिवर्तन की जो दूसरी दिशा भाषा वैज्ञानिकों ने खोजी और स्वीकृत की है, वह है नवीनता की प्रवृत्ति। हम जानते हैं कि मनुष्य का जहाँ ये स्वभाव है कि वह अनुकरण प्रिय है, उसी क्रम में उसकी ये मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति है कि वह सदैव नई वस्तु को जानने, समझने और प्रयोग करने के लिए लालायित रहता है। जीवन के अन्य क्षेत्रों की भांति भाषा में भी क्रिया और प्रतिक्रिया, एक्शन और रिएक्शन चलता रहता है। रूप परिवर्तन के क्षेत्र में भी जब रूपों की बहुत अधिक एक रूपता आ जाती है तो रूपों के प्रयोग में भ्रम होने लगता है तथा अर्थ में भी अनिश्चितता तथा संदेह होने लगता है। तब परिणाम स्वरूप रूपों की एक रूपता को समाप्त करके अनेक रूपता को समाप्त करके उसमें एक रूपता लाने का प्रयत्न होने लगता है। इस क्रिया में नवीनता का आकर्षण भी सहायक होता है। जैसे संस्कृत में आकारांत स्त्रीलिंग लता शब्द के एक वचन के रूप पंचमी तथा षष्ठी विभक्ति के अतिरिक्त शेष विभक्तियों में भिन्न भिन्न थे, किंतु पाली अर्थात प्राकृत काल में तृतीया विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक सब रूप एक जैसे ही हो गए। इस तरह से ये अनेक रूपता के स्थान पर एक रूपता और एक रूपता के अंतर्गत मनुष्य की जो नवीनता के प्रति आग्रह होता है, वह भी भाषा के इस शब्द या पद रूप को परिवर्तित कर देता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि रूपों में विद्यमान एकता के स्थान पर अनेकता तथा विविधता लाने के लिए भाषा में अनेक रूपों की उत्पत्ति हुई है। इसी प्रकार जैसे हिंदी में प्रयोग किया जाता है कि जब हम किसी व्यक्ति के कार्य की क्रियाओं में बहुत अधिक स्पष्टता लाना चाहते हैं तो हम कहते हैं वह सभी परीक्षाओं में प्रथम होता रहा है अथवा मोहन खेलेगा
हो गया मैडम?